वेलकम टू अल्टीमेट बायोलॉजी क्लासेस, योर अल्टीमेट वे टू सक्सेस इन नीट एग्जामिनेशन। तो आज हम करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। अगर आप लोगों ने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा है तो वो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो पहले जाके उस लेक्चर को अटेंड कीजिए। उसके बाद उसका डीपीपी सॉल्यूशन भी मैंने कल अपलोड किया था, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं और उसके बाद आप इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप सारी नोटिफिकेशंस रिसीव कर सकें कि आज हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ें। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम करने वाले हैं एनसीईआरटी रीडिंग प्रीवियस क्लास की। प्रीवियस क्लास में हमने जो जो पढ़ा था हम उसकी एक बार एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे और एनसीईआरटी के थ्रू उसका एक क्विक रिवीजन भी कर लेंगे ताकि मैं आपको पिछली क्लास से और इस क्लास को लिंक कर सकूं। फिर हम आज पढ़ेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ सेल, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ हम प्रोकैरियोटिक सेल को भी पढ़ेंगे। हो सकेगा तो आज इसे कंप्लीट भी कर देंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हुआ तो मैं आज इसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी, नहीं तो हम इसे आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे, अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी की रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। When you look around, you see both living and non-living things. जब भी आप अपने आसपास देखते हैं तो आप दोनों तरीके की चीजें देखते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग जो आप अपने आसपास लोग देखते हैं और सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो लोग लिविंग होते हैं। उसके साथ साथ जो आपके पेट्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग चीजें जैसे कि जो पेन आपके हाथ में है, जो नोटबुक आपके पास है जिसमें अभी आप जब मैं पढ़ाऊंगी तो नोट्स बनाएंगे, वो सारी चीजें नॉन लिविंग है। जिस घर में आप रह रहे हैं वो नॉन लिविंग है। जिस बेड पे आप लेट के लेक्चर को देख रहे हैं वो नॉन लिविंग है। बेड पे नहीं बैठना है, टेबल चेयर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई करनी है। You must have wondered and asked yourself what is it that makes an organism living and what an inanimate thing does not have which a living thing has. आपने कभी ना कभी अपने आप से ये सवाल तो पूछा ही होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, या ऐसी कौन सी चीज है जो एक इनएनिमेट थिंग के पास नहीं है। पूछा है ना, पूछना चाहिए। तो इनएनिमेट थिंग का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग। मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लीजिए। इनएनिमेट थिंग का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो वैसे ही हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जब इनएनिमेट थिंग का मतलब है नॉन लिविंग तो एनिमेट थिंग का मतलब होगा, आई एम सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, थोड़ी सी गंदी है, लिविंग। तो एनसीईआरटी हमसे पूछती है कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, या ऐसी कौन सी चीज है जो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होती। और एनसीईआरटी इसका आंसर भी खुद ही देती है। द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर है कि सेल की प्रेजेंस, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स लिविंग है, यानी जितनी भी एनिमेट थिंग्स हैं, उनके पास सेल प्रेजेंट होता है, और जितनी भी इनएनिमेट थिंग्स हैं उनके पास सेल एब्सेंट होता है। तो हम कह सकते हैं दैट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सेल मेक्स एन ऑर्गेनिज्म एनिमेट और इनएनिमेट। चलते हैं दूसरे पैराग्राफ पे। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल के बने हुए हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल and are called unicellular organism, while others like us are composed of many cells and are called multicellular organism. कुछ ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल के बने हुए हैं और कुछ बहुत सारे सेल के बने हुए हैं। मैंने आपको लेक्चर में समझाया था कि सेल्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है यूनिसेल्युलर और एक है मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर नाम से ही पता चल रहा है, यूनिसेल्युलर तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक सिंगल सेल होता है, और मल्टी सेल्युलर में मल्टीपल सेल्स होते हैं, यानी एक से ज्यादा सेल होता है।
अभी आगे एनसीईआरटी में हम पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इसी एक सेल में सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और उनके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज अ सेल, कि एक सेल क्या होता है। लेट मी चूज अ हाइलाइटर फर्स्ट। Unicellular organisms are capable of independent existence and performing all the essential functions of life। मैंने अभी आपको बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी के सारे फंक्शंस खुद से परफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं है फॉर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम करेंगे स्टार मार्क। वो लाइन क्या है? एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब अगर एक सेल होगा तो ही इंडिपेंडेंट लिविंग होगी, आधा सेल, पौना सेल नहीं चलेगा। एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर चाहिए सेल का फॉर इंश्योरिंग इंडिपेंडेंट लिविंग। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वायरस इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग, क्योंकि वायरस के पास एक ट्रू सेल नहीं होता। वायरस जब आप होस्ट की बॉडी में देखेंगे तो वो लिविंग होगा, होस्ट की बॉडी से बाहर निकालेंगे तो वो नॉन लिविंग होगा। इसीलिए वायरस को हम कहते हैं लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आगे पढ़ते हैं। हैंस सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसीलिए हम सेल को फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं लाइफ की। मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्यों बोलते हैं। एक बार मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। हम सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे एग्जिस्टेंस जो है वो सेल के बिना पॉसिबल नहीं है। स्ट्रक्चरल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल की बनी हुई है। एंड फंक्शनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस सेल्स ही परफॉर्म करते हैं। कुछ ऑर्गन्स में भी अगर वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे सेल्स ही होते हैं जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उन ऑर्गन्स के जो सेल होते हैं वो ही उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। यानी कि जैसे कि हम अगर देखें, अगर हम देखें कि एक ऑर्गन है स्टमक, स्टमक करती है डाइजेशन, स्टमक करती है डाइजेशन, पर एक्चुअल में डाइजेशन करता कौन है? स्टमक के सेल्स डाइजेशन करते हैं, स्टमक के सेल्स डाइजेशन करते हैं। तो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस सेल्स ही परफॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी के बारे में। अगला पैराग्राफ इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सेल। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले एक लाइव सेल की डिस्कवरी की थी। पर उनसे भी पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था कि कौन थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इन्होंने एक डेड सेल को देखा था। डेड सेल, कौन सा सेल था वो? रिकॉल करो। कॉर्क सेल था। डेड सेल देखा था, कॉर्क सेल देखा था और हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर देखा था। अब कॉर्क सेल क्योंकि डेड सेल होता है तो उन्होंने एक्चुअल में क्या देखी थी? सेल वॉल देखी थी। हमने लेक्चर में, यानी परसों जो लेक्चर अपलोड किया था मैंने, उसमें हमने इसको डिटेल में समझा था। नाउ रॉबर्ट हुक के बाद आए एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। ही वाज द फर्स्ट टू सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। इन्होंने पहली बार एक लाइव सेल को देखा। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन साहब आए। इन्होंने 1831 में, ईयर एनसीईआरटी में गिवन नहीं है पर ये ईयर पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको एनसीईआरटी में ऐड कर लीजिए। जो भी चीजें मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ, यहाँ वहां लिख रही हूँ, वो आप अपनी एनसीईआरटी में भी ऐड कर सकते हैं। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जी ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। अब जैसे जैसे और डेवलपमेंट हुई और एडवांसमेंट आई तो हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की, उसकी इम्प्रूवमेंट की और आज की तारीख में हम सेल का पूरा स्ट्रक्चर जानते हैं, जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इसी चैनल पे करने वाले हैं। तो मैं आपसे कह रही हूँ
इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब चलते हैं सेल थ्योरी की तरफ। सेल थ्योरी में बेसिकली हमने कल पढ़ा था, मतलब परसों पढ़ा था कि 3 साइंटिस्ट का नाम आता है, जो कि है रॉबर्ट, सॉरी, स्क्लीडन श्वान। 2 साइंटिस्ट हो गए, स्क्लीडन एंड श्वान, और एक आता है वर्चाउ। मैथाइस स्क्लीडन, थियोडोर श्वान एंड रुडोल्फ वर्चाउ, इन 3 साइंटिस्ट का नाम हम पढ़ते हैं। कल मैंने परसों जो हमने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको इनके एक्सपेरिमेंट्स को डिटेल में समझाया था। अभी हम एनसीईआरटी के थ्रू एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। मैथियास स्क्लीडन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, examined a large number of plants and observed that all the plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. मैथियास स्क्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और बोला कि जो प्लांट है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल से बना है और वही सेल प्लांट के टिश्यू को बनाते हैं। मैंने आपको परसों एक डायग्राम से समझाया था कि ये एक प्लांट है, बना हुआ है सेल से, और बहुत सारे सेल यानी ग्रुप ऑफ सेल मिलके प्लांट का टिश्यू बना देते हैं, प्लांट का टिश्यू बना देते हैं। यही हमें समझाया था मैथियास स्क्लीडन साहब ने। तो ये थी मैथियास स्क्लीडन की डिस्कवरी। इसके बाद एट अबाउट द सेम टाइम, इसी टाइम के आसपास, थियोडर श्वान, a British zoologist, studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. इसी टाइम पे थियोडर श्वान नाम की साइंटिस्ट आए, जिनका जो थे क्या ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1839 में बहुत सारे एनिमल सेल्स को स्टडी किया और बताया कि एनिमल सेल्स के पास एक आउटर डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है, थिन डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया he also concluded based on his studies on plants tissues that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell. इसके बाद अपनी ही स्टडीज के बेसिस पे उन्होंने बताया कि प्लांट्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है। मैंने कलर चेंज करना था, ये हुआ नहीं, एक सेकेंड ना। प्लांट्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती ही होती है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। और थियोडर श्वान ने कहा कि जो सेल वॉल की प्रेजेंस है ना, ये एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का। On the basis of this, Schwann proposed a hypothesis that the bodies of plant and animal are composed of cells and product of cell. और इसी के बेसिस पे श्वान ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की कि जो प्लांट और एनिमल की जो बॉडी है ना, वो सेल्स से और सेल के प्रोडक्ट से बनी हुई है। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। स्क्लीडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड दी सेल थ्योरी। अब इस थ्योरी में एक ड्रॉबैक रह गया। वो ड्रॉबैक क्या था? दिस थ्योरी however did not explain as to how new cells were formed. इस थ्योरी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि नए सेल्स कैसे बन रहे हैं, और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए सेल थ्योरी की इस पिक्चर में एंट्री हुई हमारे तीसरे साइंटिस्ट की, जो कि है रुडोल्फ वर्चाउ। रुडोल्फ वर्चाउ इन 1855, इन्होंने 1855 में डिस्कवरी की, एंड ही वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर दैट सेल्स डिवाइडेड first explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing cells omnis cellula e cellula. इन्होंने बताया कि एक सेल जो है वो डिवाइड करता है और जो नए सेल है वो उसी के डिवीजन से बनते हैं। मींस न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। He modified the hypothesis of Schleiden and Schwann to give cell theory a final shape. इन्होंने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया, स्क्लीडन एंड श्वान की हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया, और जो सेल थ्योरी हम आज जानते हैं वो ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। एंड
ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि सारे जितने भी नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से ही एग्जिस्ट अराइज कर रहे हैं। तो ये तो हो गई पिछले क्लास का रिवीजन, और एक बार हमने पूरी एनसीईआरटी भी पढ़ ली। अब चलते हैं हम अपने आगे के टॉपिक पे और करते हैं आज का कार्यक्रम शुरू, और पढ़ते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। आज की क्लास के टॉपिक शुरू करते हैं, यानी कि शुरू करते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल। जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी परसों वाली जो क्लास थी, पिछली जो हमारी क्लास थी, उसमें हमने यहाँ तक का पूरा टॉपिक इन नोट्स के थ्रू कवर कर लिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक अनियन पील सेल और एक ह्यूमन चीक सेल के बीच में डिफरेंस। अब अनियन पील सेल यानी प्याज का जो सेल होता है वो एक टिपिकल प्लांट सेल है। उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल प्रेजेंट है, यानी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, पर उसके साथ साथ उसके पास सेल वॉल भी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, पर उसके साथ साथ उसके पास सेल वॉल भी है। वहीं अगर हम एनिमल सेल को देखें, एक एनिमल सेल को देखें तो उसके पास केवल सेल मेम्ब्रेन ही होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। आगे बात करते हैं न्यूक्लियस की। अब चाहे सेल कोई सा भी हो, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उन दोनों के पास न्यूक्लियस तो होता है। प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों के पास न्यूक्लियस तो होता ही है। तो न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो कि हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, इस बेसिस पे दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। पहले समझते हैं यूकैरियोटिक को, उसके बाद बात करेंगे प्रोकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। जैसे कि ये अगर मैं एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बनाऊं तो उसके पास जो न्यूक्लियस होगा ना, वो मेम्ब्रेन बाउंड होगा, मतलब उसके अंदर मेम्ब्रेन होगी। कुछ इस तरीके का वो न्यूक्लियस होगा। अब मैंने ये मेम्ब्रेन को बीच बीच में से इरेगुलर क्यों बनाया है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। इसका जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है। यहाँ शायद लिखा हुआ नहीं है, पर हमारा जो न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी हमारा डीएनए जो है वो उसी के अंदर होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है। यानी कि ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर होगा क्रोमोसोम, और इसी क्रोमोसोम के अंदर होगा हमारा डीएनए। हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो हमारा डीएनए कैसा होता है? यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है, हम यूकैरियोट्स हैं, वो होता है डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। अब आप पूछोगे कि मैम हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो जो डीएनए होता है ना, वो बहुत फैला हुआ होता है, कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। बहुत 2.2 मीटर की लेंथ होती है डीएनए की, और उसको इतने से स्पेस में एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में, एक माइक्रोस्कोपिक स्पेस में उसको डालने के लिए आपको उसे पैक तो करना पड़ेगा। तो उसे पैक करने के लिए जो प्रोटीन्स हम यूज करते हैं उन्हें ही हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन्स जाके डीएनए के मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं और उसे पैक कर कर एक छोटे से कॉम्पैक्ट स्पेस में रख देते हैं। बेसिक नेचर के हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, वो भी पैकेजिंग में हेल्प करते हैं डीएनए की, और वो एसिडिक नेचर के होते हैं। वो भी हमारे यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड दोनों तरीके की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जैसे कि अगर आपने कभी नाम सुना हो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। आई होप आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आगे
अगले लेक्चर में जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो आप इनके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो आप इन्हें जान ही जाएंगे। दूसरी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, अब है ना, एक सेकेंड, लेट मी टेक स्पेस, यहाँ लिखते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड दोनों तरीके की ऑर्गेनेलीज पाई जाती है। अब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ना दो होती है, एक होती है राइबोसोम, एक तो होती है राइबोसोम जो कि कॉमन ऑर्गेनेली है। ये जो है ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, यानी कि राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट है बोथ प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में। राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाई जाती है, टाइप अलग अलग होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, पर ये जो ऑर्गेनेली है वो दोनों में पाई जाती है। और एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है जिसका नाम है सेंट्रियोल। उसका नाम है सेंट्रियोल, लेट मी राइट इट करेक्टली। सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम भी आप बोल सकते हैं। ये सेंट्रियोल एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ये हेल्प करती है, सेंट्रियोल एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ये प्रेजेंट होती है एनिमल सेल्स के अंदर। सेंट्रियोल इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली या फिर सेंट्रोजोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है जो कि केवल और केवल एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है, और ये हेल्प करती है सेल डिवीजन में। तो हेल्प करती है सेल डिवीजन में। दूसरा पॉइंट कि प्रेजेंट है किसमें, ओनली इन एनिमल्स, केवल एनिमल्स में पाई जाती है और हेल्प करती है सेल डिवीजन के अंदर। यहाँ तक कि ये ऑर्गेनली प्लांट्स में भी नहीं प्रेजेंट, तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर ही पाई जाती है एंड हेल्प करती है सेल डिवीजन के अंदर। इसके साथ साथ यूकैरियोटिक सेल में साइक्लोसिस भी होता है। साइक्लोसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइक्लोसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब आप पूछोगे कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है, अभी मैं बताती हूँ कि क्या होती है। जैसे कि ये एक सेल है, इस सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसी क्लास में शायद नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म सेल का मेजॉरिटी स्पेस में जो साइटोप्लाज्म होता है, अब वो साइटोप्लाज्म क्या करता है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता रहता है ताकि कोई भी सामान सेल के अंदर एक जगह पर इकट्ठा ना हो। तो वो ऐसे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता रहता है, और इसी मूवमेंट को, यानी कि मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मेरे साथ साथ नोट कीजिए, साइटोप्लाज्म इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज
डायरेक्शन is known as cytoplasmic streaming। अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे भी नहीं आ रही है, तो मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, तो आप मैं जो बोल रही हूँ वैसे लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, दैट द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नॉन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यानी साइटोप्लाज्म की क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को ही हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। अब ये मूवमेंट हमारे प्यारे प्यारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। अब यूकैरियोटिक सेल हम आगे और भी डिटेल में समझेंगे, पर अभी हम क्योंकि एक बेसिक डिफरेंस ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, तो अभी हम समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, जिसको आज की क्लास में हम डिस्कस भी करने वाले हैं। तो समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, यानी जो न्यूक्लियस है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस क्या, वो ऐसे ही सेल में पड़ा हुआ है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इनका डीएनए कुछ इस तरीके का होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है। जबकि यूकैरियोट्स में हमने कैसा डीएनए देखा था, कुछ इस तरीके का डीएनए यूकैरियोट्स के अंदर होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट है, पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर के प्रेजेंट है, यानी हिस्टोन प्रोटीन्स इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है, पर पैकेजिंग करने के लिए, डीएनए की पैकेजिंग करने के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ओनली वन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड राइबोसोम इज प्रेजेंट, केवल राइबोसोम प्रेजेंट है और सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली वो एब्सेंट है। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है, केवल एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, जो कि है राइबोसोम। और राइबोसोम भी अलग अलग टाइप का प्रेजेंट होता है, इन दोनों के अंदर सेम टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम आगे समझेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है, और जो यूकैरियोट्स है उनके अंदर 80S और 70S दोनों टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट्स के अंदर साइक्लोसिस यानी कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट है, यानी उनका साइटोप्लाज्म एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि एनिमल सेल के पास एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, जिसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं, जो कि हेल्प करती है सेल डिवीजन के अंदर। सेंट्रियोल के पेयर होते हैं, ऑर्गेनेली का नाम है सेंट्रोसोम। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी साइटोप्लाज्म। मैंने आपको भी बताया था कि साइटोप्लाज्म भी हम आगे पढ़ेंगे, तो अब वो घड़ी आ गई है जब हम साइटोप्लाज्म को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक नाउ। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है साइटोप्लाज्म। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell। दोनों प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर वो यूकैरियोटिक सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर वो यूकैरियोटिक सेल हो, उन दोनों में ही साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म, जो कि सेल की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह एक प्लांट सेल मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये इसकी सेल वॉल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो आप देख रहे हैं रेनबो कलर्स, रेनबो के जो आप अलग अलग कलर्स देख रहे हैं, इनसे मैंने यहाँ पर साइटोप्लाज्म को दिखाया है, ये है साइटोप्लाज्म।
तो साइटोप्लाज्म जो है वो पूरे वॉल्यूम में आप देखोगे कि सारी जगह फैला हुआ है, पूरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म फैला हुआ है। नेक्स्ट is the cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plants and animals. cytoplasm main arena है cellular activities का both plant and animals में। मतलब सारे के सारे काम जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सारे के सारे काम जो हो वो कहाँ हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। आप देखोगे न्यूक्लियस आपको साइटोप्लाज्म के अंदर दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको साइटोप्लाज्म के अंदर दिख रहा है, और भी ऑर्गेनेलीज आपको साइटोप्लाज्म में दिख रही है। तो अगर हम देखें तो काम हो कहाँ रहा है? एक्चुअली साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर हो सकते हैं। इसमें याद रखने वाली बात कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसमें क्या क्या याद रखना है। पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्म, सेमी सॉलिड नहीं है, सेमी फ्लूइड है। दूसरा ये वाली जो लाइन है, द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है आपको। आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि है शेप एंड साइज ऑफ सेल। मैं क्या सोच रही थी कि आपको ये टॉपिक कवर करवाने से पहले हम यहाँ तक की एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं कि हमने अभी तक एनसीईआरटी में क्या क्या देखा और क्या क्या पढ़ा। तो आगे बढ़ने से पहले लेट अस कंप्लीट द एनसीईआरटी रीडिंग एन ओवरव्यू ऑफ सेल। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व एन अनियन पील सेल एंड और अ ह्यूमन चीक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर आप कभी लैब में गए होंगे तो आपने एक अनियन पील सेल या फिर एक ह्यूमन चीक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा होगा। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर को रिकलेक्ट करते हैं। द अनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल। अनियन सेल क्या है? एक टिपिकल प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि एक प्लांट सेल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और जस्ट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर, एक सेकेंड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर आपको एक सेल वॉल देखने को मिलती है, जो कि एक डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर यानी आउटर बाउंड्री की तरह काम करती है प्लांट सेल के अंदर। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक सेल हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। डीलिमिटिंग का मतलब होता है लिमिट करने वाला, यानी बाउंड्री बनाने वाला, मतलब जो लास्ट में है। तो एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, केवल ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये ही आउटर डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है एनिमल सेल्स के केस में। तो प्लांट सेल में क्या हुआ कि सेल वॉल भी प्रेजेंट है, पर एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। दिस न्यूक्लियस contains the chromosome which in turn contains the genetic material DNA। इस न्यूक्लियस के अंदर लेट अस सपोज कि ये न्यूक्लियस है, आई एम हेयर राइटिंग N फॉर न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या देखने मिलेगा? इस न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्रोमोसोम। इस न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम के अंदर आपको मिलेगा आपका डीएनए। इस क्रोमोसोम के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या? आपका डीएनए। अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो डीएनए कैसा होगा? कमेंट में बताओ, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड लीनियर। और अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल है तो कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। लीनियर डीएनए होगा यूकैरियोट्स में और सर्कुलर डीएनए होगा प्रोकैरियोट्स में। Cells that have a membrane-bound nucleus are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane-bound nucleus are called prokaryotic। जिन सेल्स के पास एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, उसे हम बोलेंगे यूकैरियोटिक,
और जिन सेल के पास एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए ऐसे ही पड़ा होगा, उसे हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। In both prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. Cytoplasm volume को occupy करता है. The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plants and animals. मैंने आपको बताया कि लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. बहुत सारे chemical reactions cytoplasm के अंदर होते हैं सेल को living state में रखने के लिए. आगे बात करते हैं. Besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound structures called organelles. न्यूक्लियस के अलावा भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, जैसे कि क्या क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी एंड वैक्यूल। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन ऑल सेल्स। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो हर सेल के अंदर प्रेजेंट है। आइदर इट इज यूकैरियोटिक और इट इज प्रोकैरियोटिक, राइबोसोम हर सेल के अंदर पाया जाता है। विद इन द सेल, राइबोसोम आर नॉट ओनली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेलीज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये यहाँ पे बात हो रही है यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं है, ऑर्गेनेलीज के अंदर भी प्रेजेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम होता है वो होता है एटीएस टाइप वाला। आगे हम पढ़ेंगे कि ये सब यूनिट क्या कैसे हुई। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है एटीएस टाइप, और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में हमें देखने को मिलता है 70s टाइप का राइबोसोम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रियोल विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। एनिमल सेल्स के पास एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है जिसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं, और सेंट्रियोल हेल्प करता है सेल डिवीजन के अंदर। तो ये हो गई हमारी यहाँ तक की एनसीईआरटी। चलिए वापस नोट्स में चलते हैं और आगे के टॉपिक को समझते हैं। Let's move on to our next topic, size and shape of the cell. Cells differ greatly in size, shape and activities. सेल्स अपनी साइज, शेप और एक्टिविटीज में बहुत डिफर करते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, उसकी साइज है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि वो इन लेंथ है या फिर इन डायामीटर है। क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शंस आपको फंसा सकते हैं। अगली बात करें तो बैक्टीरिया, उसकी साइज होती है 3.5 माइक्रोमीटर। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, ये साइज होती है, आपको इन्हें याद करना है एज इट इज। एगोफॉस्फेज लार्जेस्ट सेल होता है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल 7.0 माइक्रोमीटर होता है डायामीटर में, 7.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। फिर नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होता है, नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। अब सेल जो है वो शेप के अकॉर्डिंग भी बहुत वेरी करते हैं। दे मे बी डिस्क लाइक हो सकते हैं, जैसे पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉलमनार हो सकते हैं, क्यूबॉइडल हो सकते हैं, थ्रेड लाइक हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेल की जो शेप है वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। जैसे कि आप यहाँ देखो, आरबीसी की शेप है राउंड एंड बाई कॉनकेव। उसकी ऐसी शेप क्यों है? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हेमोग्लोबिन को स्टोर कर सके। व्हाइट ब्लड सेल अमीबॉइड होते हैं, क्यों होते हैं? ताकि वो आराम से ब्लड वेसल्स के थ्रू क्रॉस कर सके, आराम से ब्लड वेसल्स को क्रॉस कर सके, ताकि वो जल्दी से जल्दी ब्लड वेसल्स को क्रॉस करके बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में एंटर कर गए हैं उनको मार सके। कॉलमनार एपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो होते हैं।
सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन के काम के लिए। नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग होते हैं क्योंकि उन्हें इम्पल्स कंडक्शन करना होता है। एक ट्रेकीड एक प्लांट सेल होता है, ये इलोंगेटेड होता है। मीसोफिल सेल राउंड और ओवल होते हैं। तो इसी के साथ हमने एन ओवरव्यू ऑफ सेल वाला टॉपिक पूरा कर लिया है। मैं आपको इसका अभी क्विक रिवीजन दे देती हूँ जो हमने पढ़ा। उसके बाद में हम करेंगे एनसीईआरटी की रीडिंग, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने एक डिफरेंस पढ़ा था अनियन पील सेल में और ह्यूमन चीक सेल में। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूक्लियस कि हर सेल के पास एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इसी बेसिस पे दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और बोथ मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जैसे कि राइबोसोम और सेंट्रोसोम। साइक्लोसिस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओनली एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है जिसको हम राइबोसोम बोलते हैं। साइक्लोसिस एब्सेंट होता है। एनिमल सेल के अंदर एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है सेंट्रोसोम, जो कि हेल्प करती है सेल डिवीजन के अंदर। फिर बात करी हमने साइटोप्लाज्म की कि बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं वो पाया जाता है और वो सेल की पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। साइटोप्लाज्म एक मेन अरेना है सेलुलर एक्टिविटीज का। बोथ प्लांट एंड एनिमल में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन इसमें होते हैं सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमने बात की साइज और शेप की कि सेल्स बहुत वेरी करते हैं साइज और शेप में, जैसे कि माइकोप्लाज्मा की साइज 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर के होते हैं, एगोफॉस्फेज लार्जेस्ट सेल, ह्यूमन रेड ब्लड सेल 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल। इसके बाद हमने बात की कि सेल्स जो है वो शेप में भी बहुत वेरी करते हैं और शेप के साथ साथ सेल का फंक्शन वेरी करता है। इस पे आपको एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन डीपीपी में मिल जाएगा आज के लेक्चर की। बात करते हैं शेप्स की, तो आरबीसी राउंड एंड बाइकॉनकेव होता है, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड होते हैं, कॉलमनार एपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो होते हैं, नर्व सेल ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होते हैं, ट्रेकीड एलोंगेटेड होते हैं और मीसोफिल सेल राउंड एंड ओवल होते हैं। तो ये हो गया यहाँ का रिवीजन। अब एक बार हम शेप एंड साइज ऑफ द सेल वाले पार्ट की एक बार एनसीईआरटी रीड करते हैं, उसके बाद हम करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ग्रेटली इन शेप, साइज एंड एक्टिविटीज। For example, mycoplasma, the smallest cell, are only 0.3 micrometer in length. Mycoplasma केवल 0.3 micrometer है लेंथ में, while bacteria could be 3 to 5 micrometer. बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर की साइज के हो सकते हैं। The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. सबसे बड़ा एक आइसोलेटेड सेल जो है वो एक ऑस्ट्रिच का अंडा है। Among multicellular, human red blood cells are about 7.0 micrometer in diameter. Human red blood cell का diameter है 7 माइक्रोमीटर। Nerve cells are some of the longest cell. Nerve cell जो है वो longest cell है। Cells also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboidal, thread-like और even irregular. Cells अपनी shape में भी vary करते हैं। The shape of the cell vary with the function they perform. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेल की शेप उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग वेरी करती है। और मैं फिर बोल रही हूँ कि इस पे बेस एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपको आज की डीपीपी में मिल जाएगा। अब कुछ शेप्स डिस्कस कर लेते हैं। आरबीसी है राउंड एंड बाइकॉनकेव, डब्ल्यूबीसी है अमीबॉइड, कॉलमनार एपिथेलियल सेल है लॉन्ग एंड नैरो, नर्व सेल है ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, ट्रेकीड है इलोंगेटेड और मीसोफिल सेल है राउंड एंड ओवल। तो इसी के साथ हमने यहाँ तक की एनसीईआरटी कवर भी कर ली है। अब हम एक बार जाएंगे वापस से नोट्स में और प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में शायद तक मैं आपको पूरा ही करवा दूंगी, पूरा प्रोकैरियोटिक सेल हम कवर करेंगे। उसके बाद हम एक बार पूरे प्रोकैरियोटिक सेल की पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसको एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आज का लेक्चर एंड करेंगे। तो चलिए प्रोकैरियोटिक सेल को शुरू करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट दी प्रोकैरियोटिक सेल। The prokaryotic cell are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO, pleuropneumonia-like organism. PPLO और mycoplasma दोनों एक ही होते हैं।
पाइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोना लाइक ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी ने उसको अलग अलग दिखाया हुआ है, पर वो दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के नाम है। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूकैरियोटिक सेल से स्मॉल होते हैं। कभी अगर आपने माइक्रोस्कोप में एक बैक्टीरिया को देखा होगा तो आप ये नोटिस करोगे कि माइक्रो की बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। और एक ह्यूमन बॉडी, हम फिर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो बहुत बड़े होते हैं। और आप एक, इसलिए वो बहुत, बैक्टीरिया जो है बहुत छोटे होते हैं। और अगर आप उनकी मल्टीप्लिकेशन देखना चाहते हो तो एक पेट्री डिश लो, उस पर बैक्टीरिया डालो, खाना पीना डालो, आप अगले 1 घंटे बाद आके देखोगे या अगले दिन आके देखोगे ना, आपको पूरी पेट्री डिश बैक्टीरिया से भरी हुई मिलेगी। इसका मतलब जो प्रोकैरियोट्स है वो यूकैरियोट्स से ज़्यादा जल्दी डिवाइड करते हैं। दे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। प्रोकैरियोटिक सेल शेप और साइज में बहुत वेरी करते हैं, यानी बैक्टीरिया शेप और साइज में बहुत वेरी करते हैं। जैसे कि हमारे पास है बैसिलस, रॉड शेप बैक्टीरिया, जो कि मोस्ट कॉमन शेप है बैक्टीरिया की। ये मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। दूसरा है कोकस, स्फेरिकल बैक्टीरिया। ये हमेशा नॉन मोटाइल होगा, कभी भी मोटाइल नहीं हो सकता। बैसिलस रॉड शेप जैसा होता है, रॉड की तरह कुछ ऐसा दिखेगा। कोकस स्फेरिकल कुछ ऐसा दिखेगा। विब्रियो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है और ये भी मोटाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड होता है, स्पाइरल देखा है आपने, होता है क्या होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है। ये भी मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। आपको दिखाने के लिए ये एनसीईआरटी की क्लिप है, ये आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में मिल जाएगी अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखना चाहें तो। ये कोकस का है, ये बैसिलस है रॉड शेप्ड, ये स्पाइरलम है स्पाइरल शेप, और ये विब्रियो है कॉमा शेप। The organization of prokaryote is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shape and function. जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोकैरियोट की वो फंडामेंटली सिमिलर होती है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ये ऐसा एक सेल मेम्ब्रेन होगी, फिर बाहर सेल वॉल होगी, ये ऑर्गेनाइजेशन आपको सिमिलर मिलेगी उनके अंदर, पर उनके फंक्शंस बहुत अलग अलग है। जैसे कि कोई बैक्टीरिया है ए, उसी की भी यही ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी आपको, और कोई बैक्टीरिया है बी, उसकी भी यही ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी आपको। पर जो बैक्टीरिया ए डिजीज कर रहा है वो डिजीज बैक्टीरिया बी नहीं करेगा, उनकी डिजीजेस अलग अलग होगी, यानी उनके फंक्शंस अलग अलग होंगे, पर उनका जो स्ट्रक्चर है वो आपको बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन है जो वो बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी। The prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except for mycoplasma. हर प्रोकैरियोट के अंदर एक सेल वॉल होती है जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। इस पे क्वेश्चन बन सकता है और इस पे बेसिक क्वेश्चन आज की डीपीपी में भी मैंने ऐड किया है। इससे मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि सेल वॉल क्या करती है, सेल की शेप को फिक्स करती है कि ताकि सेल ब्रस्ट ना हो, कोलाप्स ना हो। अब क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल ही नहीं है तो माइकोप्लाज्मा की शेप यानी फिक्स नहीं है, यानी माइकोप्लाज्मा अपनी शेप को चेंज कर सकता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको डीपीपी में देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं। द फ्लूइड फिलिंग मैट्रिक्स ऑफ द सेल इज द साइटोप्लाज्म। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली मेक इट नॉट डेवलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक प्रोकैरियोटिक सेल बना ही लेते हैं। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल, प्लाज्मा। एक प्रोकैरियोटिक सेल कुछ इस तरीके का आपको देखने में मिलता है। ये ब्लैक कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है वो है इसकी सेल वॉल, जिसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये रेड वाली है सेल मेम्ब्रेन, इसके स्ट्रक्चर को भी हम
डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी ये जो इनफोल्डिंग्स है इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। और ये है इसका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। यह है इसका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, जो कि आपको ऐसे ही पड़ा हुआ मिलेगा। कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई एनवलप नहीं है, डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये जो ब्लू ब्लू कलर का आपको यहाँ दिख रहा है, ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो मैं क्या बोल रही थी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो नेकेड ही पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर। इट इज नॉट एनवलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। In addition to the genomic DNA, the single chromosome or circular DNA, many chromosomes have smaller circular DNA. Sorry, many bacteria have smaller circular DNA outside the genomic DNA. बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, यानी जीनोमिक डीएनए यानी जो मेन डीएनए है उसके अलावा भी और एक डीएनए होता है, और उसी डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये भी स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, और जीनोमिक डीएनए के बाहर आपको मिलता है। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या करता है ना, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इट कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया सच एज प्रोटेक्शन टू एंटीबायोटिक्स। यानी अगर कोई बैक्टीरिया है ए और ये कोई बैक्टीरिया है बी, इस बैक्टीरिया के पास आपको प्लाज्मिड है पर इसके पास प्लाज्मिड नहीं है। अब मैंने एंटीबायोटिक दी इन बैक्टीरिया से, ए को भी दी और बी को भी दी। तो क्योंकि ए के पास प्लाज्मिड है ना, तो एंटीबायोटिक इस पे कोई असर नहीं करेगी। पर बी जो बैक्टीरिया है वो मर जाएगा, क्योंकि उस पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है, उसके पास प्लाज्मिड नहीं है, और उसका खेल खत्म हो जाएगा। आगे बात करते हैं। दिस प्लाज्मिड डीएनए ऑल्सो यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। ये हम पढ़ेंगे अपने 12th के चैप्टर में, जो कि नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी का पॉइंट है। अभी के लिए आप इसको ऐसे के ऐसे ही याद कर लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर के पास वाली मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर के बाहर वाली मेम्ब्रेन। आप इसमें भी देख सकते हो कोई मेम्ब्रेन नहीं है, डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट, सिर्फ एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जिसको हम बोलते हैं हमारा प्यारा राइबोसोम। केवल राइबोसोम प्रेजेंट है, वो भी 70S टाइप का। उसके अलावा और कोई भी ऑर्गेनेली इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है। इंक्लूजन बॉडीज आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। और स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। मीजोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। ये जो इनफोल्डिंग्स आपको दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसे हम मीजोसोम बोलते हैं। ये है मीजोसोम। इसको हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में अगले ही टॉपिक में। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल एनवेलप को, यानी सेल वॉल को। प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है ना, हाँ, प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है ना, वो 3 स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड होती है, 3 लेयर स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड होती है। सबसे आउटर मोस्ट आपको दिखेगी ग्लाइकोकैलिक्स, फिर आपको देखने को मिलेगी सेल वॉल, और फिर आपको देखने को मिलेगी सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे सेल वॉल 3 स्ट्रक्चर से मिलके बनती है। तो सेल एनवेलप, सेल वॉल नहीं, एक्चुअली सेल एनवेलप, सॉरी माय मिस्टेक। सेल एनवेलप, सेल एनवेलप, सेल एनवेलप, सेल वॉल नहीं है, सेल एनवेलप है। आई एम रियली सॉरी फॉर माय मिस्टेक। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, particularly the bacterial cell, have chemically complex cell envelope. इनके पास एक chemically complex cell envelope होती है।
द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर। 3 लेयर का स्ट्रक्चर होता है जिसमें आउटर मोस्ट होती है ग्लाइकोकेलेक्स, मिडल में होती है सेल वॉल, और इनर मोस्ट, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इनर मोस्ट। इनर मोस्ट, इनर मोस्ट। The outer glycocalyx is followed by the cell wall and then the plasma membrane। ये NCERT की लाइन है जो मैंने यहाँ पे ऐड की है। इनकी अरेंजमेंट अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारा ग्लाइकोकेलेक्स आ गया सबसे बाहर, फिर इसके अंदर ये आ गई हमारी सेल वॉल। सेल वॉल को ज़्यादा छोटी नहीं बनाती हुआ है, फिर से देखते हैं। ये आ गया हमारा ग्लाइकोकेलेक्स, ये आ गई हमारी सेल वॉल, और ये आ गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। ये ब्लैक कलर से बनाया है मैंने ग्लाइकोकेलेक्स, इसको मैं जी से लिख रही हूँ। ये पिंक वाला है सेल वॉल, और ये अंदर जो ग्रीन कलर से है वो है सेल मेम्ब्रेन। और ये तीनों मिलकर क्या बना रही हैं सेल की, ये तीनों मिलकर बना रही हैं सेल एनवेलप। ये तीनों मिलकर बना रही हैं सेल एनवेलप। Although each layer of the envelope has distinct functions, they act together as a single protective unit. Although इन तीनों layers का यानी ग्लाइकोकेलिक्स का काम अलग है, सेल वॉल का काम अलग है और सेल मेम्ब्रेन का काम अलग है, पर फिर भी ये तीनों एक ग्लाइकोकेलिक्स जैसे कि हम सब जानते हैं सेल एनवेलप में आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है। ग्लाइकोकेलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ये थिकनेस और कंपोजिशन में डिफर करता है अलग अलग बैक्टीरिया में। दो तरीके की कंपोजिशन और दो तरीके की थिकनेस पाई जाती है। पहली है स्लाइम लेयर, अगर लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो स्लाइम लेयर है, और अगर थिक एंड टफ है तो वो कैप्सूल है। ग्लाइकोकेलिक्स दो तरीके से पाया जाता है, या तो वो स्लाइम लेयर की फॉर्म में होगा, मतलब या तो वो लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, या फिर वो थिक एंड टफ फॉर्म में यानी कैप्सूल की फॉर्म में बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट, मतलब बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगा। फिर दूसरा स्ट्रक्चर आता है सेल वॉल। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल सेल की शेप को डिटरमाइन करती है और उसी के साथ साथ एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि बैक्टीरिया कोलाप्स ना हो जाए या फट ना जाए, या तो पिचक ना जाए या फिर फट ना जाए। ये हेल्प करती है सेल वॉल। तीसरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, यानी कुछ चीजों को अंदर आने देती है और कुछ चीजों को अंदर नहीं आने देती, बल्कि सेल वॉल जो है हमारी, मतलब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो फुल्ली परमिएबल होती है, वो सारी चीजों को आने देती है। पर ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल होती है नेचर में, और ये आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करती है। आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करने का मतलब है कि ये ही एक लिविंग होती है, ये लिविंग होती है। बाकी सेल वॉल हमारी नॉन लिविंग होती है, मतलब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। ये मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स की जैसी प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है वैसे ही यूकैरियोट्स में भी पाई जाती है, यानी ये स्ट्रक्चरली दोनों में सेम है, यानी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ये स्ट्रक्चरली सेम है। आगे बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की, जो है मीजोजोम। मीजोजोम मैंने ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था बैक्टीरिया का, इसमें मैंने आपको ये इनफोल्डिंग्स दिखाई थी, मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यही है मीजोजोम। A special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extensions of plasma membrane into the cell। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है वेसिकल की फॉर्म में, लैमिले की फॉर्म में या टिब्यूल की फॉर्म में, तो वो मीजोजोम बना देती है। These extensions are in the form of vesicle, tubules and lamellae। अब मीजोजोम के फंक्शंस क्या होता है? मीजोजोम्स बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, जैसे कि सेल वॉल बनाना, डीएनए की रेप्लिकेशन करना और उसको डॉटर सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना,
रिस्पिरेशन में हेल्प करती है, सिक्रीशन में हेल्प करती है, और साथ ही साथ सरफेस एरिया इंक्रीज करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और एंजाइमेटिक कंटेंट भी इंक्रीज करती है। सरफेस एरिया क्योंकि ये फोल्ड हो गया, तो आप बताओ कि ये एरिया ज्यादा है सर एब्जॉर्प्शन के लिए या ये एरिया ज्यादा है? ऑब्वियसली ये एरिया ज्यादा है, तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है। इसके पास एंजाइम्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये उस एंजाइमेटिक कंटेंट को भी इंक्रीज कर रही है। अगली बात करते हैं क्रोमेटोफोर की। In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm, which is called chromatophore, which contains pigment. Cyanobacteria के अंदर या फिर जो भी फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्रोमेटोफोर पाया जाता है। मतलब ऐसी ही इनफोल्डिंग एक और पाई जाएगी, मीजोसोम के अलावा एक और इनफोल्डिंग होगी जिसको हम क्रोमेटोफोर बोलेंगे। और इसके पास क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। इसके पास होते हैं पिगमेंट्स, जो किस चीज में हेल्प करेंगे? जो कि हेल्प करेंगे फोटोसिंथेसिस में, जो हेल्प करेंगे फोटोसिंथेसिस में। आगे बात करते हैं पिलाई, फिम्ब्रे और फ्लैजेला की। सबसे पहले बात करेंगे हम फ्लैजेला की। बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर मोटाइल है तो उसके पास थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होगी सेल वॉल से, जिसे हम फ्लैजेला बोलेंगे। यानी कि अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो ये उसकी सेल वॉल, ये ग्लाइकोकेलिक्स आ गया, यहां से एक स्ट्रक्चर निकलेगा जिसको हम बोलेंगे फ्लैजेला, और वो मूवमेंट में हेल्प करेगा, बैक्टीरिया को मूव कराने में हेल्प करेगा। अब बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। अब फ्लैजेला बहुत सारे तरीके से प्रेजेंट हो सकती है। या तो हो सकता है कि केवल एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट हो, या हो सकता है बहुत सारी फ्लैजेला प्रेजेंट हो, या तो हो सकता है कि केवल एक ही साइड में प्रेजेंट हो, नहीं तो हो सकता है दोनों साइड्स में प्रेजेंट हो, या तो हो सकता है कि कम फ्लैजेला प्रेजेंट हो, या फिर हो सकता है कि बहुत सारी फ्लैजेला प्रेजेंट हो। तो इसलिए इनका नंबर और जो कंपोजिशन है, मतलब नंबर और जो अरेंजमेंट है, वो वेरी करता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। बैक्टीरियम फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। अब बैक्टीरिया की जो फ्लैजेला है वो 3 पार्ट की बनी हुई है। जो 3 पार्ट है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ये हुक है, ये फिलामेंट है। फिलामेंट एक लॉन्गेस्ट पोर्शन है जो कि सेल की सरफेस से बाहर निकलता है, यानी ये जो दिख रहा है आपको बाहर निकलता हुआ, ये है फिलामेंट। नीचे डायग्राम भी है, हम उसे समझेंगे अच्छे से। हुक जो है वो फिलामेंट को और बेसल बॉडी को कनेक्ट करता है। बेसल बॉडी एक रोटेटरी मॉलिक्यूलर मोटर की तरह काम करती है। ये क्या होता है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है ये। फिलामेंट, ये फिलामेंट है, एक सेकेंड, ये फिलामेंट है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये हुक है, देखो ये कनेक्ट कर रहा है, तो ये हुक है। और ये है बेसल बॉडी, ये है बेसल बॉडी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई यहाँ से, ये सेल वॉल आ गई। तो ये होता है फ्लैजेला। एक बात याद रखने की वो है कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला सेम नहीं होती। ये बात हमेशा याद रखनी है कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला सेम नहीं होती। यूकैरियोटिक फ्लैजेला में आपको अरेंजमेंट मिलता है 9+2 वाला, और वो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में नहीं होता। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला सेम नहीं होती। अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की, जो कि है पिलाई। The pili are elongated tubular structures made up of special protein, pillin protein। ये pillin protein के बने हुए हैं। ये हेल्प करते हैं कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन क्या होता है आपको ज़्यादा जानने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसके पास है जेनेटिक मटेरियल, इसके पास भी है जेनेटिक मटेरियल। अब इस बैक्टीरिया को क्या करना है, अपने इस वाले बैक्टीरिया को अपने जेनेटिक मटेरियल को इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करना है। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करेगा। फिर यहाँ पर हमारी पिलाई क्या करेगी, एक ट्यूब बनाएगी पिलाई, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा।
और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन, और पिलाई इसके अंदर हेल्प करती है। आपको इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पिलाई मोटिलिटी के अंदर कोई भी रोल प्ले नहीं करती, यानी बैक्टीरिया के मूवमेंट के अंदर पिलाई का कोई रोल नहीं होता है। नाउ लेट अस मूव टू फिम्ब्रे। फिम्ब्रे आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। ब्रिसल जैसे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो कि सेल से निकल रहे होते हैं। इन सब बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू होस्ट टिश्यूज। ये बैक्टीरिया को पत्थरों से चिपकने में या फिर होस्ट टिश्यू से चिपकने में हेल्प करते हैं। ये भी कोई रोल प्ले नहीं करते मोटिलिटी के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर मोटिलिटी के अंदर रोल प्ले करने वाला स्ट्रक्चर केवल एक है, और जो है फ्लैजेला। इसके अलावा पिलाई और फिम्ब्रे मोटिलिटी के अंदर कोई भी रोल प्ले नहीं करते, ये बात याद रखेंगे। चलिए अब चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के सेकंड लास्ट टॉपिक पे, जो कि है राइबोसोम, जिसका हमें था इंतजार। वो घड़ी आ गई। अब समझते हैं राइबोसोम। राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। राइबोसोम जो है वो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही एसोसिएटेड आपको मिलेंगे। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज, ये उनकी साइज है। इसकी दो सब यूनिट होती है 50S और 30S, और ये दोनों मिलके बनाती है 80S नहीं 70S। यहाँ थोड़ा सा मैथ हमारा गड़बड़ हो जाता है। 50S और 30S सब यूनिट मिलकर 70S सब यूनिट बनाती है राइबोसोम की। जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना बैक्टीरिया की राइबोसोम की सब यूनिट्स को, और जब इन्हें घुमाया जाता है प्लेट के अंदर, और जब ये बैठते हैं तो सेंट्रीफ्यूज जो ट्यूब होती है उसके अंदर जब घुमाते हैं तब ये बैठते हैं। जब घूमने के बाद और जब इनका वजन किया जाता है तो वो 80S नहीं 70 निकल के आता है। इसलिए 50S और 30S मिलकर 70S बनाते हैं। और यहाँ पर S का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। राइबोसोम्स आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। अब जानते हैं कि पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम क्या होता है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA to form a chain. These ribosome of a polysome translate the mRNA into protein. ये एक mRNA है, ये एक mRNA है। इस mRNA के साथ बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाएंगे। इन दोनों सब यूनिट्स के साथ बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाएंगे और डीएनए और जो प्रोटीन है उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे, यानी प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगे। और इसी को हम बोलते हैं पॉलीसोम। एक mRNA with multiple ribosomes is called polysome. It is called what? Polysome. और ये बैक्टीरिया में प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन को ट्रांसलेट करने में हेल्प करते हैं। तो हम कह सकते हैं पॉलीसोम इज वन mRNA with many राइबोसोम, और ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। तो इसी के साथ राइबोसोम भी हमारे खत्म होते हैं। राइबोसोम को हम आगे एक बार फिर पढ़ेंगे जब हम यूकेरियोटिक सेल का राइबोसोम पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं आपको एक बार ये वापस से रिवाइज भी करवा दूंगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंक्लूजन बॉडीज। Reserve material in prokaryotic cell are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ रिजर्व मटेरियल स्टोर होता है इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में। इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्रीली लाई करते हैं। इनका एग्जांपल है फोस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइशिन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। साथ साथ में गैस वैक्यूल भी पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। ये उन प्रोकैरियोट्स, गैस वैक्यूल उन प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनके अंदर गैस वैक्यूल पाए जाते हैं। तो इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? एक रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर जो कि साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है।
इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली पड़े हुए होते हैं। तो हमने पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक सेल डिटेल के अंदर फिनिश कर लिया है। अब एक बार हम क्या करते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं पूरे प्रोकैरियोटिक सेल का, जिसमें हम उसे पूरा रिवाइज भी कर लेंगे और डायग्राम थोड़ा हमें अंडरस्टैंडिंग भी देगा। चलिए आप भी मेरे साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं। सेल एनवेलप बनाएंगे। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, एक सेकेंड ना, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर ग्लाइकोकैलिक्स के पास बाद क्या आता है? बताओ क्या आता है? सेल वॉल, ये टच हो गई, सेल वॉल के अंदर क्या होता है? सेल वॉल के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? इन इनफोल्डिंग्स को हम बोलते हैं मीजोजोम। इन इनफोल्डिंग्स को हम बोलते हैं मीजोजोम। इसके बाद प्रोकैरियोट्स के पास कौन सा डीएनए होता है? कैसे प्रकार का डीएनए प्रोकैरियोट्स के पास होता है? मुझे कमेंट में आंसर चाहिए सबका। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, नाम प्लाज्मिड। कोई न्यूक्लियर एनवेलप होती है क्या? नहीं, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती, नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स किससे अटैच्ड होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम किससे अटैच्ड होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं राइबोसोम। ये हो गए राइबोसोम। और कोई सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है क्या प्रोकैरियोट्स के अंदर? आंसर है नहीं, और कोई भी सेल ऑर्गेनली प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। अच्छा, रिजर्व फूड मटेरियल जो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में, और वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा हुआ होता है। अब बैक्टीरिया को मूवमेंट के लिए भी कोई चीज तो चाहिए। मूवमेंट में कौन हेल्प करता है बैक्टीरिया को? कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है? फ्लैजिला। फ्लैजिला अराइज कहां से करती है? सेल वॉल से अराइज करती है। याद रखना है कि फ्लैजिला सेल वॉल की मॉडिफिकेशन है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला सेम होती है? आंसर है नो, दे आर नॉट सिमिलर। तो ये हो गया एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम, और इसी के साथ हमने प्रोकैरियोटिक सेल को कवर भी कर लिया पूरा डिटेल के अंदर। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। एक बार इसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की पूरी, और उसके बाद आज के इस सेशन को एंड करेंगे। तो चलिए प्रोकैरियोटिक सेल की एनसीईआरटी हम करते हैं। आप लोग भी अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए और पेंसिल हाथ में ले लीजिए। अब प्रोकैरियोटिक सेल की एनसीईआरटी भी हम रीड करना शुरू करते हैं। The prokaryotic cell are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO, pleuropneumonia-like organism. PPLO और mycoplasma एक ही होते हैं, ये एक ही ऑर्गेनिज्म के दो नाम हैं। प्लूरोन्यूमोनिया-लाइक ऑर्गेनिज्म उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कैटल्स के अंदर न्यूमोनिया कॉज करता है। They are generally smaller
and multiply more rapidly than the eukaryotic cell. Prokaryotic cell generally small होते हैं और eukaryotic cell से जल्दी डिवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने तभी थोड़ी देर पहले कि एक पेट्री डिश में बैक्टीरिया को ग्रो करो, उसे खाना पानी सब दो, एक दिन बाद जाके देखोगे तो वो डिश पूरी आपको बैक्टीरिया से भरी हुई मिलेगी। इसका क्या मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से जल्दी रैपिडली डिवाइड करते हैं। दे आर जनरली they may vary greatly in shape and size. The four basic shapes are bacillus rod-like, coccus spherical, vibrio comma shaped, and spirillum spiral. The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar, even though the organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar, even though they prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. इनकी fundamental जो अरेंजमेंट है, मतलब फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है वो इनका सिमिलर होता है, पर इनकी शेप्स मतलब इनकी जो फंक्शंस है और इनकी जो शेप्स है बहुत वेरी करते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया है, जैसे कि जो बैक्टीरिया है वो जो बैक्टीरिया निमोनिया कॉज कर रहा है वो ही बैक्टीरिया कोई और बीमारी कॉज नहीं कर रहा, पर उनकी स्ट्रक्चर सेम है, पर उनके फंक्शंस बहुत डिफरेंट है। All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. Mycoplasma के पास cell wall नहीं होती। The fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. There is no well-defined nucleus. कोई well-defined nucleus नहीं होता। The genetic material is basically naked, not enveloped by a nuclear membrane. In addition to the genomic DNA, एक और DNA present होता है जिसको हम plasmid बोलते हैं। Plasmid करता क्या है? The plasmid confers certain unique phenotypic character to such bacteria. One such character is resistance to antibiotics. Antibiotics से resistance provide करता है। इन हायर क्लासेस मतलब अगली क्लास में 12th के जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आप ये पढ़ेंगे कि दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। राइबोसोम के अलावा और कोई भी सेल ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, इंक्लूजन बॉडीज इनके अंदर होती है। अ स्पेशलाइज्ड differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryote. Mesosome characteristic feature है prokaryote का। they are essentially infoldings of the cell membrane, ये cell membrane की ही infoldings है। अच्छा, मैं आपका attention draw करना चाहूंगी इस डायग्राम के ऊपर, जिसमें आप कुछ और शेप्स देखेंगे, जैसे कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की शेप है, की साइज है, शेप क्या साइज है 10 से 20 माइक्रोमीटर। टिपिकल बैक्टीरिया दे रखा है 1 to 2 माइक्रोमीटर। अब आप पूछोगे कि पीछे तो 3 to 5 माइक्रोमीटर दे रखा था, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर डायग्राम देके क्वेश्चन पूछे तो आपको लगाना है 1 to 2 माइक्रोमीटर, अदरवाइज आपको लगाना है जो हमने पीछे पढ़ा था 3 to 5 माइक्रोमीटर, यहाँ लिखा हुआ है ना, अदरवाइज आपको लगाना है कौन सा 3 to 5 माइक्रोमीटर वाला। पीपीएलओ दे रखा है 0.1 माइक्रोमीटर, अगर डायग्राम देखिए पूछेगा तो 0.1 माइक्रोमीटर लगाना है, अदरवाइज 0.3 माइक्रोमीटर लगाना है। वायरस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, मोस्ट प्रोकैरियोट्स except particularly the bacterial cell have a chemically complex cell envelope. chemically complex cell envelope होती है। The cell envelope consists of a tightly bound 3-layered structure that is outermost glycocalyx followed by the cell wall and then the plasma membrane. सबसे बाहर glycocalyx, उसके बाद cell wall और उसके बाद plasma membrane. Although each layer of the envelope performs distinct function, they together act as a single protective unit. मतलब तीनों जो लेयर है उनके फंक्शंस अलग अलग है, पर वो एक साथ मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। Bacteria can be classified into two groups on the basis of difference in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram. बैक्टीरिया को हम दो तरीके में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो ग्राम स्टेन पे कैसे रिएक्ट करते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, मैंने पीछे आपको नहीं बताया, अब मैं आपको यहाँ पर ही बताऊंगी, एनसीईआरटी के अंदर ही बताऊंगी कि डेट व्हाट इज ग्राम स्टेनिंग। हमने क्या किया,
हमने 4 बैक्टीरिया लिए, we took 4 बैक्टीरियाज और हमने इन चारों के चारों को क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन कर दिया। क्रिस्टल वॉयलेट नाम की स्टेन से हमने इसे स्टेन कर दिया स्टेन विद क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट से हमने इसे क्या कर दिया, स्टेन कर दिया। क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन पर्पल, रेड या फिर वॉयलेट कलर का होता है। अब हमने क्या किया, हमने इन्हें अल्कोहल से वॉश किया। इन्हें हमने क्या किया, वॉश विद अल्कोहल, अल्कोहल से वॉश किया। तो हमने क्या देखा, एक सेकेंड ना, कि 2 बैक्टीरिया जो है उन्होंने स्टेन को ले लिया, पर 2 बैक्टीरिया जो थे इनमें से इन्होंने स्टेन को नहीं लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बैक्टीरिया को, इन बैक्टीरिया को तो हम बोल देंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बिकॉज दे टुक दी स्टेन। इन्हें हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और क्यों बोलेंगे, बिकॉज they took the crystal violet, they took the crystal violet stain, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया थे जिन्होंने स्टेन को नहीं लिया, अब हम क्या करेंगे, इन बैक्टीरिया के ऊपर एक और स्टेन डालेंगे और उस स्टेन का नाम है सैफ्रनिन, जो कि एक पिंक कलर का स्टेन होता है। हम क्या करेंगे, इन बैक्टीरिया को स्टेन विथ सैफ्रनिन, सैफ्रनिन स्टेन से इनको हम स्टेन करेंगे। और अब हम देखेंगे कि इन्होंने पिंक कलर ले लिया है। ये बैक्टीरिया आपको पिंक कलर के देखने को मिलेंगे और हम इन्हें बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इन्होंने स्टेन नहीं लिया ना, इसके 2 कारण हो सकते थे कि एक तो हो सकता है कि कोई स्टेन, कोई बैक्टीरिया ही ना हो प्लेट पर, और दूसरा रीजन हो सकता है कि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो। तो उसे कंफर्म करने के लिए हम सैफ्रनिन से स्टेन करते हैं और अब ये पिंक कलर को ले लेंगे और इट विल प्रूव दैट दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये सब होता है ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय ग्राम। ये होती है बेसिकली, ये होती है ग्राम स्टेनिंग, जो मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया। बट आपको ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि जो ग्राम स्टेन ले लेते हैं वो ग्राम पॉजिटिव है और जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को नहीं लेते वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स differs in composition and thickness among different bacteria. It could be a loose sheath called the slime layer, loose है तो slime layer, और अगर thick and tough है तो हम उसे बोलेंगे capsule. The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. Cell wall structural support provide करता है और बैक्टीरिया को burst या फिर collapse नहीं होने देता। The plasma membrane is semi-permeable in nature and interacts with the outside world. Plasma membrane semi-permeable होती है, यानी कुछ चीज़ों को वो सेल के अंदर एंटर करने देती है, यानी ज़रूरत वाली चीज़ों को वो सेल के अंदर एंटर करने देती है, बाकी चीज़ों को वो एंटर करने नहीं देती, और इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड से क्योंकि वो लिविंग है। This membrane is similar structurally to that of the eukaryotes, यानी हमारे अंदर यूकैरियोट्स के अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वैसा ही पाया जाता है जैसा प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। आगे बात करते हैं। A special membranous structure called mesosome is formed by the extensions of plasma membrane. Plasma membrane की extension से बनता है mesosome.
These extensions are in the form of vesicles, tubules और लैमिले। ये extensions या तो vesicles की फॉर्म में होंगे, या tubules की फॉर्म में होंगे, या फिर लैमिले की फॉर्म में होंगे। They help in cell wall formation, DNA replication and distribution to daughter cell. They also help in respiration, secretion process, और ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और एंजाइमेटिक कंटेंट भी इंक्रीज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। मैंने आपको समझा दिया कैसे। In some prokaryotes, like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores, which contain pigment for photosynthesis. Photosynthesis के लिए pigment होते हैं chromatophore में। यानी मीजोसोम के अलावा साइनोबैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया में कुछ और अलग इनफोल्डिंग्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिनको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर, और उन क्रोमेटोफोर के पास होता है पिगमेंट। बैक्टीरियल सेल कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरियल सेल जो है वो मोटाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी हो सकता है कि वो चले और हो सकता है वो ना भी चले। जैसे कि कोकस नॉन मोटाइल है हमारे पास, बैसिलस नॉन मोटाइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, विब्रियो मोटाइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, स्पाइरलम मोटाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पर अगर वो मोटाइल होता है तो उनके पास एक फिलामेंटस एक्सटेंशन होती है फ्रॉम देयर सेल वॉल। ये बात याद रखनी है, दैट दीज एक्सटेंशंस आर फ्रॉम दी सेल वॉल। डीपीपी में आपको क्वेश्चन मिलेगा इस पे। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। किसी में एक है, किसी में दो है, दोनों साइड है, किसी में कम है, किसी में बहुत सारी है। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तीन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। इनमें से सबसे लंबा पार्ट होता है फिलामेंट। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल वॉल टू द आउटसाइड। सेल वॉल से बाहर ही निकलता है। बिसाइड्स फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रे आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी। पिलाई और फिम्ब्रे कोई भी रोल प्ले नहीं करते मोटिलिटी के अंदर। द पिलाई आर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। प्रोटीन का नाम है पिलिन। पिलाई जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पिलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। द फिम्ब्रे आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। इन सम बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को अटैच करते हैं या तो स्ट्रीम से या फिर होस्ट टिश्यूज से। अब बात करते हैं राइबोसोमल इंक्लूजन बॉडीज की। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज एंड आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स 50s एंड 30s। जब साथ में प्रेजेंट होते हैं तो क्या बनाते हैं, 70s सब यूनिट। मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है, इसमें जब हम राइबोसोम को घुमाते हैं 50s और 30s वाले को, और जब सेटल होने के बाद हम इनका वेट करते हैं तो वो वेट 80 नहीं आता, वो वेट आता है 70s। इसलिए 50s और 30s सब यूनिट मिलकर बनाती है 70s सब यूनिट। राइबोसोम्स आर दी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ प्रोटीन बनता है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। बहुत सारे राइबोसोम एक सिंगल एमआरएनए से अटैच हो जाएंगे। यह है एक सिंगल एमआरएनए। इससे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे और बना देंगे पॉलीसोम। तो करेंगे क्या, ट्रांसलेट करेंगे प्रोटीन का। द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन। इंक्लूजन बॉडीज रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रिजर्व मटेरियल जो होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े हुए होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल जो है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन एलगी, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो इसी के साथ हमने अपने आज की ये टॉपिक्स कंप्लीट किए। हमें आज प्रोकैरियोटिक सेल तक पढ़ना था और आज हमने पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट कर लिया है। अब कल मैं इसका डीपीपी सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगी और परसों हम करेंगे यूकैरियोटिक सेल। परसों हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया और आप आगे भी मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं तो आप कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। आपकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं।
कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आई विल सर्टेनली आंसर डैट। और प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।